हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित खंडेलवाल और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि हुआ है अंडर द प्रोविजंस ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दैट इज टीसीएस, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। और ये इफेक्टिव होने जा रहा है बहुत ही जल्द फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 गोइंग टू बी इफेक्टिव। टीसीएस तो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं सेक्शन 206C के अकॉर्डिंग, जहां कहा हुआ है कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स अगर एक सेलर सेल कर रहा है तो उस पर्टिकुलर सेल पर आपको बायर से अपार्ट फ्रॉम द सेल कंसिडरेशन इनकम टैक्स के नाम पर भी पैसा कलेक्ट करना है, और इसीलिए उसे कहा जाता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। लेकिन अब लॉ मेकर्स का कहना है कि कुछ स्पेसिफिक नहीं, अगर आप अपने एक बायर को 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स बेचते हो एक पर्टिकुलर ईयर में, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। कोई गुड्स स्पेसिफाइड नहीं है, ये एक यूनिफॉर्म प्रोविजन अब इंप्लीमेंट होने जा। हम आज डिस्कस करने वाले हैं 206C1H का लॉ एस्पेक्ट और कहां कहां प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती हैं और उनसे कैसे डील करना है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बेसिक लॉ की लैंग्वेज से, जहां कहा गया है एवरी पर्सन जो कि एक सेलर है जो अपने बायर से 50 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव करता है एक प्रीवियस ईयर में, उसमें एक्सेप्शन में 4 नाम लिखे हुए हैं। एक तो एक्सपोर्ट को हटा दिया, दूसरा हटाया सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1F, सबसेक्शन 1G। ये है क्या? जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये वो स्पेसिफिक सेल है जो ऑलरेडी 206C में एग्जिस्ट करती थी, और जहां कहा हुआ था कि ये पर्टिकुलर सेल पर आपको इस पर्टिकुलर रेट से ऑलरेडी अभी कहा गया था कि टीसीएस करना है। तो जो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड टीसीएस के गुड्स और टीसीएस की रेट्स हैं, वो भी अगर अभी होगी, वो भी अभी सेल होगी, तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होने जा रहा है, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उस पर एप्लीकेबल है और वहां ऑलरेडी रेट्स स्पेसिफाइड। हम इस सेक्शन को फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम हैं एक सेलर। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क फ्रॉम योरसेल्फ, क्या आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था? मींस हम अभी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर होने जा रहा है, प्रीसीडिंग ईयर होने जा रहा है, सॉरी, 1920। क्या आपका वहां टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है? इफ योर आंसर इज यस तो आगे बढ़े, एंड इफ योर आंसर इज नो तो फिर आपके लिए खुशखबरी है कि ये टीसीएस के प्रोविजंस आप पर एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, हम कहते हैं आंसर इज यस, मेरा टर्नओवर 12 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक बायर से, किसी सिंगल बायर से 50 लाख रुपए से ज्यादा का कंसिडरेशन रिसीव हुआ है? प्लीज इसे ढंग से समझें। जनरली ये समझा जा रहा है कि सेल भी 50 लाख से ज्यादा हो गई तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, नहीं। अगर कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा रिसीव हुआ, मींस क्रेडिट सेल थी और कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। स्पेसिफिकली मैंने लिखा भी, कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ बायर इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख। अगेन योर आंसर इज यस, तो टीसीएस एप्लीकेबल है। रेट क्या, कितने रेट से टीसीएस, कितने रेट से टैक्स कलेक्ट करो, इट डिपेंड्स। क्या बायर पेन या आधार फर्निश कर रहा है? आपका आंसर है यस, तो टीसीएस की रेट है 0.1%। एंड इफ द आंसर इज नो तो फिर टीसीएस की रेट है 1। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ये रेट हो जाएगी 75%। मीन्स 0.1 की जगह 0.075 और 1 की जगह 0.75। तो ध्यान रहे, प्रोविजन बहुत क्लियर बोलता है कि ये जो टीसीएस का अमाउंट है, ये पूरे कंसिडरेशन पर आपको कलेक्ट नहीं करना है, ये कलेक्ट करना है ओनली ऑन एक्सेस। और किससे एक्सेस? फ्रॉम ₹50 लाख।
मीन्स आपने अगर सेल की 60 लाख रुपीस की, आपने सेल किया 60 लाख रुपए का गुड्स और रिसीव हुआ अमाउंट 55 लाख, तो प्रोविजन 55 पर एप्लीकेबल होगा। बट 50 से ज्यादा कितना रिसीव हुआ 5 लाख, तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। पॉइंट 1 और 1 इज द केस, टीसीएस एप्लीकेबल होगा ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल इन एक्सेस ऑफ ₹50। इस प्रोविजन को और अच्छे से समराइज करते हैं। कलेक्शन है 1.1% रिसिप्ट का। पॉइंट नंबर 2, किस बायर से कलेक्ट करना है, जिसको आपने 50 लाख से ज्यादा का सेल किया और 50 से ज्यादा उससे रिसीव हुआ। ध्यान रहे ये प्रोविजन गुड्स पर अप्लाई किया है, सर्विसेज पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 4 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, एक्सपोर्ट पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पेन इज नॉट अवेलेबल, रेट 1% होगी। पॉइंट नंबर 6 जो अभी हमने डिस्कस किया, वो गुड्स जो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1F, सबसेक्शन 1G में कवर है, जिन पर ऑलरेडी अभी टीसीएस हो रहा है, ऑलरेडी रेट स्पेसिफाइड है, जिन पर सेपरेट टीसीएस की रेट प्रिस्क्राइब्ड है, उन पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज 206C1H। ये है सेक्शन की समझ। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के सारे इसेंशियल एस्पेक्ट्स और सारे वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो रियल लाइफ में हमें फेस करनी पड़ सकती है। द मेजर प्रॉब्लम इज हियर। प्रोविजन एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 अक्टूबर 2020 से। डाउट्स आते हैं, मैंने गुड सेल कर दिया था 1 अक्टूबर 2020 के पहले, पैसा अब मिल रहा है, क्या होगा? ऑर्डर जनरेट हो गया था 1 अक्टूबर के पहले, लेकिन सेल हुई 1 अक्टूबर के बाद, क्या होगा? और तीसरा, दोनों ही हुआ 1 अक्टूबर के बाद, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम यहां समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेल ऑर्डर है 1 अक्टूबर के पहले का, लेकिन 30 सितंबर तक सेल कंप्लीट नहीं हो पाई, टीसीएस एप्लीकेबल होगा क्या? यस, पर उस अमाउंट पर जो आपको मिलेगा 1 अक्टूबर 2020 के बाद। 2, सेल कंप्लीट हो जाती है 1 अक्टूबर 20 के पहले, आपने बुक्स में डेटर्स भी रिकॉर्ड कर लिए और 30 सितंबर 2020 को बुक्स में डेटर्स रिकॉर्डेड हैं, लेकिन पैसा मिला 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद। और चूंकि हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोविजंस एप्लीकेबल है रिसिप्ट पर, क्या होगा? यहां एक रिलैक्सेशन है और आंसर है कि इस अमाउंट पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से अमाउंट पर? वो डेटर्स जो बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो बुक्स में स्टैंडिंग है जिन डेटर्स की ऑन 13 सितंबर 2020, तो फिर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 3, बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी है। सेल भी 1 अक्टूबर 2020 के बाद हुई और अमाउंट भी 1 अक्टूबर 2020 के बाद मिला, टीसीएस कलेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, एडहॉक अमाउंट रिसीव हो गया, एडहॉक सेल हो गई। एक फाइनल अमाउंट था कि आपने मुझे 52 लाख रुपीस दे दिए, सेल हो गई, अमाउंट फाइनल हो गया 52 लाख रुपीस, आपने मुझे दे भी दिए, मैंने अमाउंट भी रिसीव कर लिया और टीसीएस अलग से नहीं हुआ, और ये सब हुआ अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 20 के बाद। होता भी है कि एक लमसम कंसिडरेशन फाइनल हुआ 52 लाख, क्या टीसीएस कंप्लाई करना पड़ेगा? आंसर है यस, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद हो रहा है, टीसीएस इज देयर। लेकिन एडहॉक अमाउंट रिसीव हुआ ना, तो आप इनवॉइस पर 1% या 0.1% एक्स्ट्रा तो आप लगाओगे नहीं, क्योंकि एडहॉक अमाउंट है, तो फिर आपकी कैलकुलेशन होगी रिवर्स कैलकुलेशन इन टीसीएस, आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना। सिंपल। नेक्स्ट, अगर प्रोविजन रिसिप्ट बेसिस पर एप्लीकेबल है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल होती है बाद में और एडवांस पहले मुझे मिल जाए, क्या टीसीएस कंप्लाई करना पड़ेगा? यस, क्योंकि प्रोविजन एप्लीकेबल है रिसिप्ट बेसिस। तो क्लियर है, टीसीएस टू बी मेड ऑन एडवांस रिसीव्ड, आंसर है यस। बट यही तो प्रॉब्लम आएगी, आपको एडवांस मिला, सपोज करो
आपको 1 लाख रुपए एडवांस मिला, इस पर टीसीएस करना है ना। आपको 1 लाख रुपए एडवांस मिला तो आपने बायर को कहा 1 लाख रुपए एडवांस मत दो, 1,100,000 रुपए एडवांस दो, टीसीएस के पैसे भी दे दो। बायर ने दिए, लेकिन सेल एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, बाय वॉट एवर रीजन आप सेल नहीं कर पाए और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। यू नीड टू रिटर्न, आपको ये पैसा वापस करना होगा बायर को। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर आई नीड टू रिटर्न द होल अमाउंट दैट इज 1,100,000 और ओनली द अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन दैट इज ₹1 लाख। क्या पूरा पैसा वापस करूं इंक्लूडिंग टीसीएस या केवल 1 लाख रुपए ही वापस करूं? इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लगता है आप ऑलरेडी टीसीएस गवर्नमेंट को जमा करा चुके हो, टीसीएस का रिटर्न फाइल कर चुके हो और ऑलरेडी बायर के अकाउंट में ये टीसीएस रिफ्लेक्ट हो चुका होगा या हो जाएगा। ये पैसा आप गवर्नमेंट से तो वापस नहीं ले सकते, तो इट्स बेटर टू रिटर्न ओनली ₹1 लाख, 100 रुपए वापस ना करें। और बायर को भी ये कोई लॉस नहीं है, बायर ऑलरेडी इस चीज को, इस टीसीएस के अमाउंट को क्लेम करेगा ही ना अपने रिटर्न में, तो बायर क्लेम कर लेगा, आप इसे रिटर्न ना करें, उसके 26A में रिफ्लेक्ट भी होगा। माय ओपिनियन, नॉट टू रिफंड द अमाउंट ऑफ टीसीएस। तो ये टीसीएस डिपॉजिट कब होगा, रिटर्न का क्या होगा, रिफ्लेक्ट कैसे होगा बायर्स की बुक्स में, वो भी देखते हैं। टीसीएस का डिपॉजिशन होना है जिस मंथ में पैसा रिसीव हुआ वहां आपकी लायबिलिटी आ चुकी, जिस मंथ में पैसा रिसीव हुआ उस मंथ के एंड होने के नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये पैसा डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को। और टीसीएस का रिटर्न भी आप फाइल करोगे, तो रिटर्न का फॉर्म 27EQ, टीसीएस का रिटर्न जहां पर्टिकुलर फर्निश करोगे किससे कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना टैक्स कलेक्ट किया, ये उसका पैन या आधार, और फिर आप रिटर्न फाइल करेंगे और ये एंट्री उसके 26A में रिफ्लेक्ट होगी जहां वो अपनी क्रेडिट क्लेम कर सकते। प्रैक्टिशनर्स को एक और डाउट आ रहा है, क्या इनवॉइस पर टीसीएस ऐड करना है, क्या टीसीएस इनवॉइस पर रिफ्लेक्ट करना है, क्या अलग से लगाएं? आंसर है, और सीक्वेंस क्या होगा, सेल वैल्यू देन जीएसटी देन टीसीएस। ये लिखने का भी मेरा एक इंटेंशन है, और इंटेंशन ये है कि डाउट अभी आता है कि क्या जीएसटी के अमाउंट पर भी टीसीएस लेना है या अपोजिट, क्या टीसीएस इंक्लूड करें उसके बाद जीएसटी कैलकुलेट करें, क्योंकि जीएसटी में वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहता है कि इट इंक्लूड ऑल अदर टैक्सेस अदर देन जीएसटी। इसी फंडे को यूज करके डिपार्टमेंट ने पहले कह दिया था कि यस हम तो टीसीएस का अमाउंट भी इंक्लूड करेंगे, बट बाद में डिपार्टमेंट ने कहा कि ये कोई टैक्स नहीं है और इसीलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इट मींस क्लेरिफिकेशन दिया डिपार्टमेंट ने बाय सर्कुलर नंबर 76 CGST 7 मार्च 2019 का सर्कुलर, जहां डिपार्टमेंट ने कहा कि टीसीएस के अमाउंट पर जीएसटी नहीं होगा। क्लियर? लेकिन क्या टीसीएस होगा जीएसटी के अमाउंट पर? तो मैंने यहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सेल हुई ₹100 की, जीएसटी 12% है तो जीएसटी केवल 100 पर चार्ज करें दैट इज 12, और टीसीएस 0.1% ऑन 112 दैट इज 0.112, ये होगा आपका इनवॉइस। हम बढ़ते हैं आगे। अकाउंटिंग कैसे होने वाली है इन द बुक्स ऑफ सेलर एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ बायर, कैसे होगी अकाउंटिंग? कंगना ने पे किया 1,100,000 रुपए का एडवांस बीएमसी लिमिटेड को अक्टूबर 20 में। अक्टूबर 2020 में कंगना ने 1,100,000 रुपए बीएमसी को पे किए, जिसकी सप्लाई होनी है दिसंबर 2020 में। एडवांस पे किया दिसंबर 2020 में, बीएमसी ने 1,50,000 रुपए का मटेरियल कंगना को सप्लाई भी कर दिया। एडवांस की रिसिप्ट पर क्या होगा, बीएमसी को 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। बीएमसी अपनी बुक्स में लाइबिलिटी बायर के लिए कितना माने, 1 लाख या 1,100,000? आंसर है 1 लाख रुपए का आप बताओगे एडवांस और 100 रुपए आप बताओगे टीसीएस पेबल।
जैसा टीडीएस के केस में होता है। लेकिन इनवॉइस के टाइम पर क्या होगा, एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग आपको टीसीएस केवल रिमेनिंग अमाउंट पर कलेक्ट करना है। वो ऑलरेडी सिंपल है क्योंकि 1 लाख पर आप ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। तो सेलर की बुक्स में क्या होने वाला है, एडवांस अमाउंट पर आपने टीसीएस कलेक्ट किया तो एडवांस अमाउंट केवल नॉर्मल अमाउंट को दिखाएं, टीसीएस वाले को एडवांस ना दिखाएं, उसे टीसीएस पेबल आपको शो करना चाहिए, जो आप पे भी कर दोगे 7 तारीख तक नेक्स्ट मंथ। बायर की बुक्स में क्या होने जा रहा है, बायर ने जिससे माल खरीदा उसने इनवॉइस पर टीसीएस भी चार्ज किया। अकाउंटिंग एंट्री, ट्रांजेक्शन कैसा होगा, 1 लाख रुपए का हमने माल खरीदा, 18% जीएसटी था तो 18,000 का जीएसटी लगा और 1,18,000 पर 1.1% से टीसीएस हुआ 118। अकाउंटिंग में भी लाइक कि परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख, जीएसटी आईटीसी को आप डेबिट करें 18,000, टीसीएस ये आपके लिए रिसीवेबल है 118, इसे करंट असेट है आपकी, इसे भी डेबिट करें और पैसा आपको किसको देना है, वेंडर को 118 1,18,118 ये आपकी लाइबिलिटी है जो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, परचेस, जीएसटी, आईटीसी, टीसीएस, रिसीवेबल। ये होने जा रहा है बायर की बुक्स में। एक और डाउट जो आ सकता है, इंटर ब्रांच ट्रांसफर के केस में क्या होगा, तो मुझे लगता है इंटर ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि कस्टमर और सप्लायर का पेन सेम है, तो आई डोंट थिंक कि वहां पर हमें टीसीएस करना चाहिए। दिस इज द समरी ऑफ 206C1H और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं और जो डाउट्स प्रैक्टिशनर्स को आ सकते हैं, आई ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स। और इन केस एनी टाइप ऑफ डाउट आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो